जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल सोशियोलॉजी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे जाति व्यवस्था के बारे में। आज का टॉपिक बीए समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन भी रख लीजिए, जिससे जो भी जानकारी आपको उपयोगी लगे उसे साथ साथ नोट करते चलें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि जाति व्यवस्था क्या है। भारतीय सामाजिक संस्थाओं में जाति सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था रही है। वास्तव में आदिकाल से ही भारत में जाति व्यवस्था का प्रचलन रहा है। इस बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। जहां पश्चिमी देशों में सामाजिक स्तरीकरण का आधार वर्ग है, तो भारत में जाति व्यवस्था जो है वो हिंदू सामाजिक संरचना का मुख्य आधार रहा है। कहने का आशय हमारा ये है कि हिंदू सामाजिक संरचना का प्रत्येक पक्ष जाति व्यवस्था से प्रभावित होता रहा है। शायद इसी कारण से यानी हिंदू सामाजिक जीवन में जाति व्यवस्था के महत्व को देखते हुए इरावती कर्वे जो एक महिला समाजशास्त्री हैं, भारत की प्रमुख समाजशास्त्रियों में उनकी गिनती होती है, तो श्रीमती कर्वे का भी मानना है कि यदि हम भारतीय संस्कृति के तत्वों को समझना चाहते हैं तो हमें जाति प्रथा का अध्ययन करना नितांत आवश्यक है। यानी कर्वे महोदया का कहना है कि अगर आप भारतीय सामाजिक व्यवस्था को, भारतीय संस्कृति के तत्वों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसके लिए भारत में जो जाति व्यवस्था है, जाति प्रथा है, इस बारे में आपको जानना समझना जरूरी है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इरावती कर्वे की एक प्रसिद्ध पुस्तक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने जाति व्यवस्था के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि यदि आप भारतीय सामाजिक संस्कृति व्यवस्था और भारतीय संस्कृति के तत्वों को जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको विशेष रूप से भारत में जो प्रचलित जाति व्यवस्था है इसका अध्ययन करना आपको जरूरी हो जाएगा। कुछ इसी तरह का जो विचार है वो डी.एन. मजूमदार महोदय भी लिखते हैं। उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है रेसेस एंड कल्चर्स इन इंडिया, इस पुस्तक में डॉक्टर मजूमदार साहब लिखते हैं कि जाति व्यवस्था भारत में अनुपम है। सामान्यतः भारत जातियों एवं संप्रदायों की परंपरागत स्थली माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की हवा में भी जाति घुली हुई है। हिंदू सामाजिक जीवन के अलावा मुसलमान और ईसाई भी इससे अछूते नहीं बचे हैं। तो इस तरह से डी.एन. मजूमदार साहब ने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि भारत की जो आम आबो हवा है, आम जनमानस है, वहाँ पर जाति व्यवस्था जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी इसका प्रभाव है। तो जाति क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसको स्पष्ट करते हुए हम आपको बताना चाहेंगे कि जाति जो शब्द है अंग्रेजी भाषा के कास्ट शब्द का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी भाषा का कास्ट शब्द जो है वो पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से उत्पन्न हुआ है या बना है, जिसका अर्थ मत विभेद या जाति से लिया जाता है। जाति शब्द की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो जाति शब्द की उत्पत्ति का जो पता है वो 1665 ईस्वी में ग्रेसिया डी ओरेटा नामक विद्वान ने लगाया था और इसके बाद एक फ्रांस के विद्वान हुए अब्बे डुबायस, इन्होंने जाति शब्द का प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया है। तो इस तरह से यहाँ पर दो चीज़ें स्पष्ट होती हैं। पहली चीज़ ये कि जाति शब्द जो है वो अंग्रेजी की भाषा के कास्ट शब्द का हिंदी अनुवाद है और कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ मत विभेद या जाति से लिया जाता है।
दूसरी चीज़ ये कि जाति शब्द की जो उत्पत्ति का पता सर्वप्रथम 1665 में चला था, और इस शब्द की उत्पत्ति या कह लीजिए इस शब्द की खोज जो है वो ग्रेसिया डी ओरेटा नामक विद्वान ने लगाया था। तो इस तरह से आप देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने जाति को अलग अलग तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। जाति की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, सारी परिभाषाओं का यहाँ पर उल्लेख किया जाना संभव नहीं है। तो आपकी सुविधा के लिए हमने 2-3 जो महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं, जो प्रमुख विद्वानों के जो विचार हैं, उनको हमने यहाँ पर उल्लेखित किया है। जिसमें से जो पहली परिभाषा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है होगी, जिसमें मजूमदार और मदान साहब ने ये लिखा है कि जाति एक बंद वर्ग है। यानी मजूमदार और मदान महोदय का ये मानना है कि जाति एक बंद वर्ग है। इसी तरह से चार्ल्स कूले ने अपने शब्दों में जाति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। यानी अगर आप देखें तो इन दोनों परिभाषाओं में इस बात पर जोर दिया गया है कि जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है। कोई भी व्यक्ति अपने गुणों, संपत्ति और शिक्षा आदि में वृद्धि करके या फिर व्यवसाय में परिवर्तन करके जाति नहीं बदल सकता है। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है जीवन पर्यंत उसी का सदस्य बना रहता है। जाति के संबंध में एक महत्वपूर्ण परिभाषा जो है वो G.H. हट्टन महोदय की आती है। G.H. हट्टन महोदय ने एक किताब लिखा है, काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है उनकी, कास्ट इन इंडिया। आप इसको नोट कर लीजिए। G.H. हट्टन की जो बुक है वो है कास्ट इन इंडिया। इस बुक में, इस पुस्तक में G.H. हट्टन महोदय ने जाति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समाज पूर्णतः आत्म केंद्रित एवं पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है और इन इकाइयों के बीच ऊंच नीच के आधार पर संबंध निर्धारित होते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको 3 परिभाषाएं बताई हैं, एक मजूमदार और मदान की, दूसरी चार्ल्स कूले की, तीसरी जो है वो G.H. हट्टन महोदय की है। इसके अलावा एक और परिभाषा है जाति की जो काफ़ी छोटी परिभाषा है और काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है, जिसमें इरावती कर्वे का नाम आता है। इरावती कर्वे ने अंतर्विवाह को, जाति अंतर्विवाह को इतना अधिक महत्व दिया है कि उन्होंने जाति को मूलतः अंतर्विवाही समूह मानते हुए लिखा है कि जाति वस्तुतः एक विस्तृत नातेदारी समूह है। तो इस तरह से ये जो परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं के माध्यम से जाति क्या है ये स्पष्ट होता है। आपको हम बताना चाहेंगे कि इन परिभाषाओं के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित होती है और जो अपने सदस्यों पर खान पान को लेकर के विवाह, व्यवसाय और सामाजिक सहवास के बारे में अनेक प्रतिबंध लागू करता है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में जाति व्यवस्था का स्वरूप इतनी विभिन्नता लिए हुए है कि इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा दे पाना एक कठिन कारण है। और शायद यही कारण है कि बहुत सारे विद्वानों ने जाति की परिभाषा देने के बजाय उसकी विशेषताओं का उल्लेख किया है। ऐसे विद्वानों में G.H. हट्टन, N.K. दत्ता, G.S. घुरिये आदि विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं जाति प्रथा की विशेषता की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि N.K. दत्ता, G.S. घुरिये और G.H. हट्टन महोदय आदि ऐसे अनेक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने जाति को परिभाषित न करके इसकी विशेषताओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो इन विद्वानों में G.S. घुरिये ने जो जाति की विशेषताएं बताई हैं वो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
जीएस घुरिये ने एक बहुत प्रसिद्ध किताब लिखी है, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। इस पुस्तक में जीएस घुरिये महोदय ने जाति की 6 विशेषताएं बताई हैं, जो इस प्रकार हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही होंगी। पहली विशेषता उन्होंने बताई कि जाति जो है वो समाज का खंडात्मक विभाजन है। दूसरा बताया उन्होंने कि जाति में एक संस्तरण पाया जाता है, हायरार्की विद्यमान होती है। तीसरा बताया उन्होंने कि जाति जो है वो भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध होता है जाति में। इसके अलावा जाति प्रथा के अंतर्गत कुछ विशेष जो है वो धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक निर्योग्यताएं और विशेषाधिकारों का प्रचलन होता है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो 5वीं विशेषता बताई उन्होंने कि जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है, यानी जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो पेशा होता है, जो व्यवसाय होता है, वो निश्चित होता है। इसके अलावा जो अंतिम विशेषता उन्होंने बताई कि अंतर्विवाही समूह, या आप कह लीजिए कि विवाह संबंधी प्रतिबंध जो है वो जाति व्यवस्था के अंतर्गत विद्यमान होता है। तो ये 6 विशेषताएं हैं जिनको कि जीएस घुरिये महोदय ने अपनी पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में वर्णित किया है, और उन्होंने इन विशेषताओं के आधार पर भारत में जो जाति व्यवस्था है, इसकी प्रकृति को, इसकी विशेषता को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अगर हम इन विशेषताओं को थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करें, तो जैसे पहला पॉइंट उन्होंने बताया, समाज का खंडात्मक विभाजन। जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को विभिन्न खंडों में विभाजित कर दिया है, और प्रत्येक खंड के सदस्यों की स्थिति, उनका पद और उनका कार्य पहले से निश्चित होता है। जीएस घुरिये महोदय कहते हैं कि ये जो खंडात्मक विभाजन है, इसमें जो है वो जाति व्यवस्था ने समाज को 4 भागों में विभाजित कर दिया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 4 जातियां हैं, ये 4 जो हैं, चारों जातियों की स्थिति, उनके पद और उनके कार्य जो है वो निर्धारित होती हैं। प्रत्येक जाति की अपनी एक जाति पंचायत होती है, जो जाति के सदस्यों पर नियंत्रण रखती है और जाति के नियमों का पालन करवाती है। दूसरी विशेषता उन्होंने बताई संस्तरण, यानी हायरार्की। घुरिये का मानना है कि समाज में सभी जातियों की सामाजिक स्थिति एक समान नहीं होती है, बल्कि उसमें ऊंच नीच का एक संस्तरण, या कह लीजिए कि उतार चढ़ाव पाया जाता है। ऊंच नीच की इस व्यवस्था में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा होता है और शूद्रों का स्थान सबसे नीचे होता है। क्षत्रिय और वैश्य इनके मध्य में आते हैं, यानी ब्राह्मण सर्वोच्च स्थान पर, उसके बाद क्षत्रिय, तीसरे स्थान पर वैश्य, और सबसे निम्न स्थान पर शूद्रों का जो क्रम है वो निर्धारित होता है। जन्म पर आधारित होने के कारण इस संस्तरण में, इस उतार चढ़ाव में या ऊंच नीच की इस व्यवस्था में स्थिरता और दृढ़ता पाई जाती है। कहने का आशय है ये कि जो निम्न जातियां हैं वो अपने आप को उच्च जातियों में सम्मिलित नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनका जन्म जिस जाति में हुआ है वो आजीवन उसी जाति का के रूप में मानी जाती हैं या जानी जाती हैं। तीसरी विशेषता जीएस घुरिये ने बताई कि भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। कहने का आशय ये है कि जाति व्यवस्था में जातियों के परस्पर भोजन और व्यवहार के संबंध में अनेक प्रकार के प्रतिबंध या निषेध पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो प्रत्येक जाति के ऐसे नियम होते हैं जो उसके सदस्यों को यह बताते हैं कि वह किस जाति के यहाँ कच्चा, पक्का या फलाहारी भोजन कर सकता है, किनके हाथ का बना भोजन और किनके यहाँ पानी पी सकता है। कहने का हमारा आशय ये है कि जाति व्यवस्था ये निर्धारित करती है कि किस समूह के व्यक्ति या किस जाति के व्यक्तियों के साथ आप भोजन कर सकते हैं, उनके साथ सामाजिक संबंध स्थापित कर सकते हैं, यानी उनके साथ उठना बैठना और भोजन करना
भोजन किया जा सकता है और किन किन जातियों के साथ इस तरह के व्यवहार नहीं किया जा सकता है। सामान्यतया ब्राह्मणों के हाथ का बना कच्चा पक्का भोजन सभी जातियां स्वीकार करती हैं, लेकिन शूद्रों के हाथ का बना भोजन उच्च जाति के लोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद जो चौथी विशेषता उन्होंने बताई, नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार की बात करते हैं जी एस गुरिये। उनका कहना है कि जाति व्यवस्था में उच्च जातियों को कई प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि निम्न जातियों को उनसे वंचित कर दिया जाता है। कहने का मतलब सामाजिक संस्तरण में जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो जातियां उच्च स्थान पर विद्यमान होती हैं या उच्च जातियां होती हैं, उनको अनेक प्रकार के सुविधाएं, धार्मिक अधिकार, आर्थिक और राजनीतिक जो हैं वो विशेष सुविधाएं उनको प्राप्त होती हैं, जबकि जो निम्न जो जातियां हैं, जो अछूत जातियां हैं, उनको इस आधार पर उनसे वंचित कर दिया जाता है कि वो इसके हकदार नहीं हैं, वो इन सुविधाओं और अधिकारों को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। तो इस तरह से निम्न जातियों को अनेक प्रकार के प्रतिबंधों, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और धार्मिक रूप से अनेक प्रकार के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था। जैसे कि वे सार्वजनिक स्थानों का उपयोग नहीं कर सकते थे, मंदिर, तालाब, कुआं, बगीचों में उनके आने जाने की मनाही थी। और आप देखे होंगे कि शायद इसी कारण से जो अछूत या जो दलितों की जो बस्तियां होती थी, वो गांव से दूर जो है वो दक्षिण दिशा में की ओर होती थी। हालांकि समय बदलने के साथ जैसे जैसे औद्योगिकरण और नगरीकरण, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जातियों के बीच में जो छुआछूत है और भोजन आदि को लेकर के जो धारणाएं हैं, उसमें परिवर्तन आता जा रहा है। लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के जो व्यवहार हैं वो देखे जा सकते हैं। इसके बाद पांचवी विशेषता बताई जी एस गुरिये ने जाति की, कि पैसे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव होता है। कहने का आशय ये हुआ कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति का जो व्यवसाय है, उसका जो पेशा है, वो निश्चित होता है। प्रत्येक जाति का अपना एक परंपरागत व्यवसाय होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उस व्यवसाय के उस जाति के लोग उसी प्रकार का व्यवसाय करते रहते हैं। आप जानते हैं कि कई जातियों को उनके व्यवसाय के नाम से ही उनको जाना जाता है। जैसे सोने का काम करने वाला सोनार, लोहे का काम करने वाला लोहार, मिट्टी का काम करने वाला कुम्हार। तो ऐसे ही बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो उनका जो पेशा था, उनका जो व्यवसाय था, उसी व्यवसाय से उनका नामकरण कर दिया गया। और इस खास बात ये रही कि जो है वो जातियों के लिए जो व्यवसाय निर्धारित कर दिए गए थे, वो परंपरागत होते थे, प्रतिबंधित होते थे। यानी कि इस जाति के सदस्यों, प्रत्येक जाति के सदस्य जो हैं वो अपने लिए जो निर्धारित जो पेशा है, जो निर्धारित व्यवसाय है, उसी को कर सकती थी। उसके अलावा किसी दूसरे कार्य को, व्यवसाय को वो उनके द्वारा नहीं किया जा सकता था। हालांकि ये जो व्यवस्था है वो आधुनिक और लोकतांत्रिक राज्य में धीरे धीरे ये जो पेशे संबंधी जो नियंत्रण है वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं। आज जो है वो जातियां, अधिकांश जातियां जो हैं वो अपने आजीविका के लिए, अपने भरण पोषण के लिए अपनी सुविधानुसार, अपनी रुचि और पसंद के अनुसार व्यवसाय का चुनाव कर रही हैं। तो इसके अलावा जो सबसे अंत में जो विशेषता, छठवीं विशेषता बताई जी एस गुरिये ने, वो कहा उन्होंने कि जाति जो है वो एक अंतर विवाही समूह है। यानी जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि प्रत्येक जाति के जो सदस्य हैं वो अपनी ही जाति में या अपनी उपजाति में विवाह कर सकते हैं। जाति या उपजाति से बाहर विवाह करने वाली जाति को, व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। यानी जो जाति व्यवस्था है उसमें विवाह संबंधी जो है वो प्रतिबंध निर्धारित होता है। सभी जातियों को अपने जाति समूह या अपने उपजाति समूह के अंदर ही
लड़का या लड़की का चुनाव करना होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जी.एस. घुरिये ने जाति व्यवस्था की इन 6 महत्वपूर्ण विशेषताओं के माध्यम से जाति व्यवस्था की प्रकृति को, भारत में जो जाति व्यवस्था है उसके स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब हम लोग बात करते हैं जाति व्यवस्था की उत्पत्ति की। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कब हुई और कैसे हुई, इस बारे में विद्वानों के विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। हालांकि जाति जो है वो सदैव परिवर्तनशील संस्था रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत में प्राचीन काल से ही जाति व्यवस्था जो है वो विद्यमान रही है, लेकिन इसकी उत्पत्ति के बारे में निश्चितता पूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। बहुत सारे विद्वानों ने, भारतीय और विदेशी विद्वानों ने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कब और कैसे हुई है, इस उत्तर को सुलझाने के लिए अपने अपने विचारों को दिया है, अपने अपने सिद्धांतों को जन्म दिया है। आपकी सुविधा के लिए जाति व्यवस्था की ऐतिहासिकता को समझाने के लिए जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उसको हमने यहाँ पे उल्लेखित किया है, जिनमें से पहला है परंपरागत सिद्धांत, दूसरा है प्रजातीय सिद्धांत, तीसरा है धार्मिक सिद्धांत, चौथा है व्यवसायिक सिद्धांत, पांचवा है आदिम संस्कृति या मानव का सिद्धांत, और नंबर 6 है बहुकारक सिद्धांत। तो ये 6 सिद्धांत हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सिद्धांत हैं जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से जाति की उत्पत्ति कब और कैसे हुई है इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उनमें से कुछ की चर्चा यहाँ हमने की है, जिसमें से पहला जो सिद्धांत है वो है परंपरागत सिद्धांत। इस सिद्धांत की उत्पत्ति का जो स्रोत है वो वेद शास्त्र और उपनिषद, स्मृतियाँ तथा धर्मशास्त्र हैं। इस सिद्धांत की मान्यता के अनुसार जो जाति व्यवस्था की जो उत्पत्ति हुई है वो एक ईश्वरीय रचना है या दैवीय रचना है। धर्मशास्त्रों में इस तरह की व्यवस्थाएं दी गई हैं, जैसे कि स्वयं भगवान ने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति की। जैसे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में एक श्लोक आता है कि ब्राह्मणोस्य मुखमासी द्वाहु राजन्य कृत उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायते। कहने का आशय यह है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है उसके अनुसार ब्राह्मणों का जन्म ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रियों का जन्म भुजाओं से, वैश्यों का जन्म ब्रह्मा जी के उदर से, और शूद्रों का जन्म जो है वो ब्रह्मा जी के पैरों से होना है। तो इस तरह से ये जो परंपरागत सिद्धांत हैं वो ये स्पष्ट करता है कि जाति व्यवस्था की जो उत्पत्ति है वो ऋग्वैदिक काल से है, और भगवान ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मणों की, भुजाओं से क्षत्रियों की, वैश्यों की उदर से और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति की है। कुछ इसी तरह की जो कथा है वो महाभारत में भी मिलती है। महाभारत के शांति पर्व में एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागस, अर्थात मैंने ही 100 ब्राह्मणों, 100 क्षत्रियों, 100 वैश्यों और 100 शूद्रों को जन्म दिया है, और इनसे ही सारी सृष्टि की रचना हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैंने ही इन चारों वर्णों की रचना की है, और उन वर्णों के हिसाब से व्यक्तियों के अलग अलग गुण और कर्म निर्धारित किए हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो विभिन्न जो वेद शास्त्र, उपनिषद और स्मृतियां हैं, इन स्मृतियों में जाति की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है। हालांकि यह सिद्धांत अगर आप इस सिद्धांत की आलोचना की बात करें तो यह सिद्धांत जो है वो जाति की नहीं बल्कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की व्याख्या करता है,
और दूसरी बात ये कि वर्तमान वैज्ञानिक और तार्किक युग में कोई भी व्यक्ति इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि ब्रह्मा जी के विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों से विभिन्न जातियों की उत्पत्ति हो सकती है। तो इस तरह से जाति व्यवस्था का ये जो परंपरागत सिद्धांत है वो एक तरह से वैज्ञानिक और अतार्किक है। दूसरा जो सिद्धांत है वो है प्रजातीय सिद्धांत। प्रजातीय सिद्धांत जो है प्रजातीय भिन्नता और प्रजातीय मिश्रण के आधार पर जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को स्पष्ट करता है। प्रजातीय सिद्धांत के अंतर्गत जो विद्वान हैं उनका मानना है कि जाति व्यवस्था का जन्म प्रजातीय भिन्नता और प्रजातीय मिश्रण के कारण हुआ है। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में हर्बर्ट रिजुले, जी.एस. घुरिये और डी.एन. मजूमदार का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। हर्बर्ट रिजुले महोदय ने प्रजातीय मिश्रण और अनुलोम विवाह को जाति की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी माना और उनका कहना है कि जाति प्रथा वास्तव में आर्यों की देन है। आर्य लोग फारस की खाड़ी से भारत में आए तो अपने साथ वहाँ की समाज व्यवस्था भी लेके आए, क्योंकि वहाँ का समाज या आर्यों का समाज जो है वो 4 भागों में बटा हुआ था और उन्होंने उसी व्यवस्था को भारत में भी लागू किया। दूसरी बात जो रिजले बताते हैं कि आर्य भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए थे। जब उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों यानी द्रविड़ों को पराजित किया तो उनके मन में विजेता होने के कारण उनके मन में श्रेष्ठता के भाव स्वाभाविक रूप से पैदा हुए और उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों की प्रजाति को उनकी शारीरिक रचना और संस्कृति से अपने आप को श्रेष्ठ समझा। क्योंकि आर्य बाहर से आए थे और अपने साथ स्त्रियों को नहीं लेके आए थे, अतः उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों की लड़कियों से विवाह किया और इस तरह से अनुलोम विवाह प्रारंभ हुए। किंतु उन्होंने बदले में आर्य लड़की का विवाह द्रविड़ लड़की से करने पर रोक लगा दी। कहने का आशय ये हुआ कि अनुलोम विवाह जो था वो प्रचलित था, लेकिन प्रतिलोम विवाह जो था इस समय उसको निषिद्ध कर दिया गया। तो इस तरह से प्रजातीय मिश्रण के कारण जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है, ऐसा हर्बर्ट रिजले का मानना है। कुछ इसी तरह का विचार जो है वो जी.एस. घुरिये का भी है। जी.एस. घुरिये ने कहा है कि आर्यों और अनार्यों के बीच प्रजातीय और सांस्कृतिक संपर्क के कारण जाति व्यवस्था जो है वो उत्पन्न हुई है। इसके अलावा डी.एन. मजूमदार महोदय ने कहा कि प्रजातीय मिश्रण से यानी जो जी.एस. घुरिये और जो हर्बर्ट रिजले ने प्रजातीय मिश्रण को जो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार बताया था, तो इस विचार से सहमत होते हुए मजूमदार भी सहमत हैं। सहमत होते हुए उन्होंने लिखा कि आर्य जब भारत में आए थे तो उनमें 3 वर्ग थे जो परस्पर विवाह नहीं करते थे और उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को चौथी श्रेणी यानी निम्न वर्ग की श्रेणी में रखा। तो इस तरह से भारत का जो समाज है वो 4 वर्गों में विभाजित हो गया। अब जो प्रजाति सिद्धांत है, अगर इसकी हम लोग समालोचना करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो सिद्धांत है वो जातियों की अपेक्षा प्रजाति की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। हालांकि जाति की उत्पत्ति में प्रजाति मिश्रण एक महत्वपूर्ण कारक है, किंतु इसका एकमात्र कारण प्रजाति मिश्रण है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रजातियों में खान पान और छुआछूत की भावना नहीं पाई जाती है। लेकिन आप देखते हैं, आप जानते हैं कि जातियों में छुआछूत और खान पान को लेकर के भेदभाव की भावना पाई जाती है। दूसरी आलोचना करते समय ये दूसरा तर्क ये दिया जा सकता है कि यदि प्रजातीय मिश्रण या प्रजातीय संपर्क जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है
तो प्रजाति मिश्रण तो संसार के दूसरे अन्य भागों में भी हुआ है, लेकिन वहाँ पर जाति व्यवस्था की उत्पत्ति नहीं हुई, केवल भारत में ही जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। तो इस तरह से ये जो प्रजातीय जो सिद्धांत दिया गया है वो वास्तव में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति की वास्तविक व्याख्या नहीं करता है। इसके अलावा तीसरा जो सिद्धांत है वो है धार्मिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो होकार्ट और सेनार्ट हैं। होकार्ट का मानना है कि जो जाति व्यवस्था की जो उत्पत्ति है वो धार्मिक क्रियाओं और कर्मकांडों के कारण हुई है। क्योंकि भारत में धर्म का महत्व अधिक था और धार्मिक कार्यों की अभिव्यक्ति जो है वो यज्ञ, हवन और देवताओं को बलि आदि चढ़ा करके की जाती थी। इन कर्मकांडों को करने वाले अनेक समूह होते थे। जैसे ब्राह्मण जो है वो मंत्रोच्चारण और हवन करता था, माली पुष्प लाता था, नाई हजामत बनाना और निमंत्रण देने का कार्य करता था। तो इस तरह से भिन्न भिन्न समूहों की सामाजिक स्थिति और उनके कार्यों की पवित्रता के अनुसार उनकी जो स्थिति थी उच्च या निम्न होती थी, और यह स्थिति समूहों के सदस्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती थी। और होकार्ट का मानना है कि ऐसे समूह बाद में चल करके जाति के रूप में विकसित होते गए, अर्थात धार्मिक क्रियाओं ने ही जाति को जन्म दिया है। इस बारे में सेनार्ट का मानना है कि पारिवारिक पूजा और कुल देवता को चढ़ाए जाने वाले भोजन में भिन्नता और निषेधों के कारण जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। तो इस तरह से ये होकार्ट और सेनार्ट महोदय ने धार्मिक क्रियाओं और कर्मकांडों को जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार माना है। अगला जो सिद्धांत है वो है व्यवसायिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो जन्मदाता जो हैं वो नेस्फील्ड हैं। नेस्फील्ड महोदय ने कहा कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए व्यवसाय उन्होंने कहा कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं। इस बारे में नेस्फील्ड का मानना है कि एक व्यवसाय विशेष को करने वाले लोगों ने अपने आप को एक जाति का घोषित कर लिया, क्योंकि जिन व्यवसायों में जो पवित्रता थी उन व्यवसायों को उच्च माना गया, उन व्यवसायों से जुड़े हुए लोगों को उच्च माना गया, और जो व्यवसाय अपवित्र और गंदे होते थे उन व्यवसायों को करने वाले लोगों को सामाजिक व्यवस्था में निम्न स्थान दिया गया। तो इस तरह से ये जो व्यवसायिक सिद्धांत है व्यवसाय को जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए एक जिम्मेदार या महत्वपूर्ण कारक के रूप में स्वीकार करता है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का जो पांचवा सिद्धांत है वो है आदिम संस्कृति या माना का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो G.H. हट्टन हैं। उन्होंने अपने जो जाति की उत्पत्ति की जो उनका जो सिद्धांत है इसको स्पष्ट करने में उन्होंने विभिन्न जातियों के बीच में जो पाए जाने वाले खान पान और विवाह संबंधी निषेध हैं उनको स्पष्ट करने के लिए G.H. हट्टन महोदय ने माना का सहारा लिया है। अब ये माना क्या है, इस बारे में हट्टन कहते हैं कि माना एक रहस्यमयी, अलौकिक और अवैयक्तिक शक्ति होती है जो प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु में भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती है। यह स्पर्श से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से आ जा सकती है और इसका प्रभाव अच्छा और बुरा दोनों ही पड़ सकता है। इसलिए माना में विश्वास रखने वाले जो लोग हैं वो अपरिचित व्यक्तियों के स्पर्श से डरते हैं। और G.H. हट्टन महोदय का कहना है कि अपरिचित व्यक्तियों से बचने के लिए, अदृश्य शक्ति से बचने के लिए ही, या कह लीजिए कि माना से बचने के लिए ही अंतर्विवाह
और खान पान तथा सामाजिक सहवास संबंधी अनेक प्रकार के प्रतिबंध लागू किए गए। तो इस तरह से जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का ये जो आदिम संस्कृति और आदिम संस्कृति या मानव का सिद्धांत है, ये जो है वो जाति व्यवस्था को एक अलौकिक और रहस्यमयी शक्ति के द्वारा उत्पत्ति या उत्तरदायी या जन्म हुआ मानते हैं। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का जो आज का अंतिम सिद्धांत है वो है ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं या कह लीजिए कि इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं उनमें जीएस घुरिये और अब्बे डुब्बायस जो हैं वो प्रमुख हैं। अब्बे डुब्बायस का विचार है कि जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की चतुर्युक्त और राजनीतिक योजना का परिणाम है, जो कि ब्राह्मणों ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए अपने सत्ता को सर्वोच्च स्थान पर स्थिर करने के लिए उन्होंने जानबूझ करके बड़ी चालाकी के साथ समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया और उन्होंने अपने आप को सबसे सर्वोच्च स्थान पर सबसे ऊपर बनाए रखा। इस बारे में जीएस घुरिये का मत है कि ब्राह्मणों ने अपने कुल और सम्मान को बनाए रखने के लिए जाति प्रथा को जन्म दिया है। घुरिये का मानना है कि आर्य संस्कृति में ब्राह्मणों का प्रमुख स्थान था और यह संस्कृति गंगा के मैदानों में पनपी थी और शायद यही कारण है कि जो उत्तर भारत है या जो गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर जो है वो जाति व्यवस्था सबसे अधिक जटिल रूप में प्रचलित है। तो इस तरह से ये जो ब्राह्मणों की चतुर्युक्त या राजनीति का जो सिद्धांत है इसको हम लोग राजनीतिक सिद्धांत भी बोलते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत में जीएस घुरिये और अब्बे डुब्बायस ने ब्राह्मणों को एक चालाकी के साथ इस योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि ये जो सिद्धांत है वो पूरी तरह से उचित नहीं है। ये जो घुरिये और अब्बे डुब्बायस का जो मत है वो पूरी तरह से सही नहीं है। इसकी आलोचना में हम कह सकते हैं कि जाति प्रथा की उत्पत्ति को हम केवल ब्राह्मणों की चालाकी के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो जाति व्यवस्था है वो प्राचीन काल से चली आ रही है। और अगर मान लीजिए कि ब्राह्मणों ने इस योजना को चतुराई के साथ लागू किया तो इतने लंबे समय तक किसी ने इस चतुराई को ना समझा हो, ऐसी बात नहीं है। कहने का आशय ये है कि ये जो सिद्धांत है वो अतार्किक है और अव्यवहारिक है। वास्तव में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए बहुत सारे जो कारक हैं वो जिम्मेदार हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं जाति व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तन की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिक्षा, औद्योगिकरण, पश्चिमीकरण और नवीन कानूनों के प्रभाव के कारण जाति व्यवस्था में वर्तमान में अनेक परिवर्तन उत्पन्न हुए हैं। यानी जाति व्यवस्था हालांकि प्राचीन काल से हमारे समाज में प्रचलित है, लेकिन उसका स्वरूप, उसकी प्रकृति वैसी नहीं है जैसे आज से 100 साल पहले थी। समय और सामाजिक विकास की जो विभिन्न प्रक्रियाएं चल रही हैं उन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप जाति में अनेक प्रकार की नवीन प्रवृत्तियों का उदय हुआ है, जिनमें से कुछ प्रमुख बातों को हमने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जिसमें पहला है ब्राह्मणों की स्थिति में गिरावट, दूसरा है जाति संस्तरण में परिवर्तन, तीसरा है पैसे के चुनाव की स्वतंत्रता। इसके साथ साथ वर्तमान में भोजन संबंधी धारणा में भी परिवर्तन हुआ है और जन्म के महत्व में कमी आई है। इसके साथ साथ विवाह संबंधी प्रतिबंधों में भी परिवर्तन हुआ है और आधुनिक लोकतंत्रात्मक राज्य में भारत में अस्पृश्य जातियों के अधिकारों में परिवर्तन हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि जाति प्रथा के अंतर्गत वर्तमान रूप में व्यक्तिगत गुणों का महत्व बढ़ गया है, धन का महत्व बढ़ गया है। इस कारण से जो बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिन्होंने शिक्षा ग्रहण करके, धन संचय करके या राजनीतिक रूप से सत्ता प्राप्त करके अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को ऊंचा उठाने में
अपने को सफल वो अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने में वे सफल हुई हैं, और इस कारण से ब्राह्मणों को परंपरागत रूप में उनकी जो स्थिति थी वो उसमें थोड़ा जो है वो गिरावट आई है। जाति संस्तरण में भी परिवर्तन हुआ है। आज के युग में जातियों में उच्चता और निम्नता की कोई बात नहीं रह गई है। भारतीय संविधान के तहत सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और समान सुविधाएं दी गई हैं। एक व्यक्ति अब अपने व्यवसाय में परिवर्तन कर सकता है। वो अपनी रुचि, अपनी क्षमता और अपनी योग्यता के अनुसार व्यवसाय का चुनाव कर सकता है। भोजन संबंधी प्रतिबंध भी अब धीरे धीरे समाप्त हो गए हैं। सभी जातियों के व्यक्ति अब साथ साथ खाने पीने लगे हैं। साथ ही विवाह को लेकर के जो परंपरागत धारणा थी कि जाति जो है वो एक अंतर विवाही समूह है, एक व्यक्ति अपनी जाति और उपजाति में ही विवाह कर सकता है, उससे बाहर विवाह नहीं कर सकता है, इस धारणा में भी परिवर्तन आया है। और सबसे अंत में परंपरागत जाति व्यवस्था में जो शूद्रों और अस्पृश्य जातियों के साथ अनेक प्रकार के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों से उनको वंचित किया गया था, आज के सभ्य समाज में, आज के प्रजातंत्र वाले राज्य में, लोकतंत्र के इस राज्य में सरकारी प्रयत्नों के कारण आज अस्पृश्य जातियों को अनेक प्रकार के अधिकार और सुविधाओं को उनको दिया गया है, और आज उन्हें उच्च जातियों के समान ही सभी प्रकार के मौलिक अधिकार और जो सुविधाएं उनको प्राप्त हुई हैं। तो इस तरह से जाति व्यवस्था जो है वो प्राचीन काल से विद्यमान होने के बावजूद समय और परिस्थिति के साथ उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, जिनकी चर्चा हमने आपको यहाँ पर की है। आशा है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप जाति व्यवस्था या जाति की प्रकृति, उसकी विशेषता और उसकी उत्पत्ति के बारे में समझ पाए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा है, आप ठीक प्रकार से नहीं समझ पाए हैं, तो आप कमेंट्स के माध्यम से अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचा सकते हैं। अंत में हम कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के बीच में इसे शेयर करिए। साथ ही जो बेल, जो घंटी वाला जो आइकन है, बटन है, इसको प्रेस करना ना भूलिए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो, जो आगे की वीडियो हैं, आपके पास निरंतर आपके पास तक पहुंचते रहें। इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।